Hello everyone. Today we are going to start with chapter number 1, that is your some basic concepts in chemistry. So without wasting time, let's start with the MCQs. So here comes the first question. 60 grams of organic compound on analysis is found to have carbon 24 gram, hydrogen 4 gram, ऑक्सीजन 32 ग्राम. द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज़. देखिए, अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका एनालाइज करके उसमें ये इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है, तो हमें बस उसका इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है. ठीक है, तो इम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए देखिए एक टेबल बनता है. टेबल में कुछ नहीं होता. यहाँ तो आप सबसे पहले तो वो एलिमेंट्स लिख दें जो उस कंपाउंड में हैं. हमें नहीं पता क्या है, बस मतलब हमें एलिमेंट्स पता हैं क्या हैं और वो किस अमाउंट में है, तो वो लिख दिया आपने. ठीक है, तो जैसे कार्बन है आपका 24, ठीक है, फिर हाइड्रोजन है 4, फिर ऑक्सीजन है आपका 32. ऑक्सीजन कितना है आपका 32. ठीक है, तो ये क्या लिख दिया आपने कि जितना अमाउंट है इसका, ठीक है, कितना अमाउंट है इसका वो आपने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, यहाँ पर आपने उसका सिंबल लिख दिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. उसके बाद आपने अमाउंट के बाद क्या लिखना है, आप उनका जो है वो एटॉमिक मास लिख दीजिए. ठीक है, देन कम्स द एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास क्या क्या है, अब कार्बन का देखिए हमें याद होता है, कार्बन के लिए हम लेते हैं 12, हाइड्रोजन के लिए हम 1 ही लेते हैं और ऑक्सीजन के लिए हम लेते हैं 16. एक्चुअली में जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट्स 20 तक, ये लगभग, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए नहीं, बस ज़्यादातर के लिए डबल होता है. ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारा जो हम नंबर मास नंबर के लगभग बराबर ही लेते हैं, यानी आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है, उनके बराबर ले लेते हैं. जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो हम डबल कर लेते हैं, मतलब 12. ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर जो होता है हम क्या करते हैं, हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं. ठीक है, बट ये लगभग मास नंबर के बराबर ही आता है, लगभग आइडिया से. ठीक है, हाँ, अगर जैसे मतलब मान लीजिए किसी एलिमेंट में अलग हो जाता है, ठीक है, तो वो इसीलिए होता है थोड़ा सा अलग, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा जो होंगे वो आइसोटोप्स होंगे, और उन आइसोटोप्स का जब आप एवरेज लेंगे तो वही आ जाता है. तो मतलब एक तरह से एवरेज एटॉमिक मास होता है जो लगभग एटॉमिक नंबर का डबल ही होता है. ठीक है, हाइड्रोजन के केस में क्यों नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन में आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है नहीं, सिर्फ प्रोटॉन ही है और वो एक ही है. ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 16. तो ये मैंने आपको बता दिया. अब इसके बाद जो है हमें क्या करना होता है, अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेते हैं. ठीक है, मोल्स किस तरह से निकालना है, आपका गिवन मास अपॉन दी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूल तो है नहीं यहाँ पे, हम एक एक एलिमेंट की बात करें तो एटॉमिक मास लेंगे. तो देखिए 24 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, तो ये तो बन गया 2. यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 1 कितना आया, 4 आया. ठीक है, उसके बाद आपका 32 डिवाइड बाय 16, ये कितना बना, तो 16 टू ज़ा 32, ये हमारा 2 बन गया. अब इतना करने के बाद उसके बाद आपने क्या कर लेना है, आपने इनका मोलर रेशियो बना लेना है. मोलर रेशियो, ठीक है, मोलर रेशियो लेने का मतलब क्या है कि इसमें आप देख लीजिए, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकले ना, 2, 4, 2. अब इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके साथ आप सबको डिवाइड कर दीजिए. तो जैसे अब सबसे छोटी वैल्यू 2, 4, 2 में से 2 ही है, तो सबको आपने 2 से डिवाइड कर दिया. इसको मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो भी बोल देते हैं, कि सिंपलेस्ट मोलर रेशियो की फॉर्म में आंसर आ जाए. तो 2 डिवाइड बाई 2 ये तो बन गया 1. ठीक है, 4 डिवाइड बाई 2 ये बन गया 2, और 2 डिवाइड बाई 2 ये बन गया 1. तो यानी यहाँ पर आपका एक तरह से मोल की फॉर्म में आपने ये निकाल लिया कि कार्बन जो है वो कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का जो है वो 1 है. ठीक है, सो इस हिसाब से आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है वो बन गया CH2O. क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि 1 हम लिखते नहीं हैं, प्रेफर नहीं करते हम लिखना, तो CH2O मीन्स योर A ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, इन द सेम वे लेट अस डू विद द स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो ये है द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ NaOH. ठीक है, NaOH का 20 ग्राम मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है. मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग होता है मोलैरिटी.
ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए, क्योंकि इसके बहुत सारे वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आप यूनिट्स भी देख सकते हो कि जो 4 ऑप्शन में आपको यूनिट्स मिलेंगी, तो वो यूनिट्स ही बता देंगे आपकी कि आपको क्या निकालना है। ठीक है। वैसे इन्होंने लिखा हुआ है मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो निकालना है आपको, यानी मोलैरिटी निकालना है। और यूनिट भी अगर आप यहाँ पर देख लेंगे चारों ऑप्शन की, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमें मोल्स पर लीटर ही निकालने हैं। मोल्स पर लीटर का मीनिंग है कि हमें मोलैरिटी ही निकालना है। और मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, जो कि होता है आपका नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स लेने हैं और आपने डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है आपने लीटर में, और ऊपर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ले लेने हैं किसके, सॉल्यूट के। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर हम सॉल्यूट किसकी बात कर रहे हैं, NaOH की। तो NaOH की मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स बनाने हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला याद करना है। हमेशा ऊपर गिवन मास लेना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अब हमें मोलर मास नहीं पता NaOH का, तो निकाल लेंगे। ठीक है। मोलर मास किस तरह से निकालते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपने NaOH लिख देना है। ठीक है। फिर उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, देखिए सोडियम के लिए 23 यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि लगभग दुगना होता है, बट थोड़ा बहुत कई बार फ़र्क हो जाता है। जैसे सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर तो 11 है, अब इसका जो मास नंबर आएगा वो 12 आता है, बट यहाँ पर सॉरी माय मिस्टेक, 11 का डबल 22 हो जाएगा, बट यहाँ पे 23 क्यों हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है आपके नंबर ऑफ़ हम जो ये देखते हैं ना कि लगभग डबल, तो यहाँ पर एक ज़्यादा होता है आपका। ठीक है। ऑक्सीजन में ये आपके लगभग कितना बन गया, ऑक्सीजन में हम 16 लेते हैं और हाइड्रोजन का तो 1 ही लेते हैं। ठीक है। तो मतलब 20 तक आप जैसे एटॉमिक नंबर याद किए हैं, तो थोड़े थोड़े उनके आप एटॉमिक मास भी अगर याद कर लें तो हेल्प मिलती है काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है। तो ये बन गया 6 3 9, 2 1 3 1 4, ये कितना बना, 6 1 7 7 3 10 ना, और ये बना 2 1 3 1 4। तो ये कितना बन गया आपका, NaOH का आ गया 40। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास आया है आपका 40। तो आपका जब आप इसको मोलर मास की फॉर्म में लिखेंगे तो ग्राम पर मोल लगा सकते हो आप इसके साथ। ठीक है। फिर इसको यहाँ पुट कर दोगे तो देखिए गिवन मास कितना है आपका 20 है, और मोलर मास कितना है आपका 40 है। तो दोनों को जब सॉल्व किया आपने, तो आपका आंसर आ गया 0.5। ठीक है। 0.5 मोल आ गया आपके पास। अब 0.5 मोल आ चुके हैं आपके पास। ठीक है। और नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो आपने लेना है लीटर्स में। ठीक है। लीटर में लेना है, यानी डिवाइड बाय 5 लीटर। तो ये तो ऊपर वाली की यूनिट है मोल, और नीचे वाला आ रहा है आपका लीटर में। तो ये बन गया 0.1 मोल पर लीटर। क्या बन गया, 0.1 मोल पर लीटर, जिसको आप 0.1 कैपिटल M भी लिख सकते हैं। सो ये करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन हियर। ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट कम्स योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, देखिए द वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज़। अब आपका जो वेट है सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन का वो कितना है, तो देखिए इसको आप निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली जब हम आपका हाउ मैनी, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का सबसे पहले तो हमें एटॉमिक मास ले लेना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो हो गया 16 एटॉमिक मास यूनिट्स, या यू लगा देते हैं हम। ठीक है। जिसको आप यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं कई बार। तो अब क्या करना है आपको, इस यू को सबसे पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट बनाइए, यानी ग्राम में अगर आप लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास आएगा ये किसके बराबर आता है, ये आपका जो है वो 1 मोल के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 1 मोल के। और दूसरी डेफिनेशन मोल कॉन्सेप्ट की ये भी होती है कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर होता है आपका 6.022 × 10⁻23।
ठीक है, इतने एटम्स के बराबर जो है आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो 6.0 2 इंटू 10⁻23 जो है वो एटम्स के बराबर आपको क्या मिल गए कि इतने ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, अब हमें एक एटम का वेट देखना है, तो एक एटम के लिए यहाँ एक ही एटम रखिए आप, और जो ये जो चीज़ है आपकी, इसको ले जाइए यहाँ पर डिवाइड में, तो आपको इतना जो है ग्राम की फॉर्म में आपको एक एटम का मास मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक तरह से मतलब आप यूनिटरी मेथड ही लगा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये देखिए ग्राम्स में आपको मिल गया। तो अगर आप 16 को डिवाइड करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो देखो 10⁻23 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया माइनस में आ जाएगा -23। ठीक है, ग्राम्स। अब -23 के भी दो ऑप्शन हैं आपके, अब ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये और ये। ठीक है, तो आगे वाला आंसर निकालना है आपने, तो आगे वाले आंसर को यू कैन अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए पॉइंट के बाद आपको 3 लेवल तक निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा आप ना चारों ऑप्शंस को पहले देख लीजिए। कई बार तो क्या होता है कि ऑर्डर निकाल के, ऑर्डर होता है मतलब 10 की पावर निकालना, उसको निकाल कर ही आपका काम चल जाएगा। बट कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपका दो ऑर्डर सेम भी होती हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उनके आगे वाले जो नंबर्स होंगे उनको आप देखिए क्या उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ज़्यादा। तो क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो अगर इस वैल्यू को आप अप्रॉक्सीमेट करके भी निकाल देंगे तब भी आपका आंसर बहुत ही ईजीली आ जाएगा। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क करना है आप लोगों ने। ठीक है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो इसीलिए जब चार ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट करके भी आप बहुत ही इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो हेयर कम्स योर द आंसर, आंसर है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें वॉल्यूम दे रखी है, ये भी एक तरह से आपका मोल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट NTP इज़ 1.12 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट इज़। तो देखिए यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि मोल कंसेप्ट में हम ये बात करते हैं कि आपका अगर आप जो आपका कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, अगर आप उसको गैशियस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, गैशियस फॉर्म में ले रहे हैं, तो वहाँ पर उस गैस के 22.4 लीटर किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर, प्रेशर को आप स्टैंडर्डाइज कर लें, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे आप वो चीज़ लें। ठीक है, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, जो कि अगेन किसके इक्वल आ जाएगा आपका, अगेन ये जो वैल्यू है आपकी वो 6.023 इंटू 10⁻, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, अगेन ये 6.023 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये 22.4 लीटर जो है 1 मोल के बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि गैस में हम मॉलिक्यूल की, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल की ही बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बराबर आपने ले लिया है। बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि हमारे आंसर में हल्का सा फ़र्क आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ NTP मतलब मीन्स द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और वहीं पे ये जो चीज़ दी हुई है, ये दी हुई है आपका STP पे। ठीक है, अब STP का मीनिंग क्या है और NTP का मीनिंग क्या है। देखिए जब भी हम STP की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की आप बात कर लेते हैं, तो यानी वहाँ पर आप 0 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर आपका जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया आपने, या 273 आप बोल सकते हो, और साथ में प्रेशर जो होता है वो आप 1 एटमॉस्फेयर के बराबर ले लेते हो, या कई बार आप 1 बार के बराबर भी मान लेते हो। ठीक है, वहीं पर जब आप जब आप NTP की बात कर लेते हो, तो वहाँ पर जो है आप एक्चुअल में 20 डिग्री सेल्सियस ले लेते हो, और प्रेशर जो है वहाँ पर वो आप 1 एटमॉस्फेयर मान लेते हो।
ठीक है। तो वैसे 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार में इतना ज़्यादा अंतर होता नहीं है, बिल्कुल इतना सा फ़र्क होता है कि एक बार में 0.987 समथिंग लाइक जो होते हैं आपके एटमॉस्फेयर होते हैं, और टेम्परेचर में भी आकर आपका इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा वैल्यू में, ठीक है। आपको तो बस ऑर्डर देखना है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आपका पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों पे आप लगभग सेम लेके चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हो तो यस, दोनों चीज़ें अलग हैं, बट वैसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से, ठीक है। तो अब देखिए फटाफट से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए आप। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अब देखिए 1 लीटर, अब यहाँ से अगर मैं 1 लीटर के लिए वैल्यू निकालता हूँ तो 1 लीटर के लिए कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो 1 लीटर का मतलब होता है, अभी देखिए सीसी में दिया, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो 1 लीटर में कितने हो गए आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गए। तो 1 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या वैल्यू बनेगी आपकी, तो वो बनेगी 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय, देखिए यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ तो 22.4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब ये तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब की आ गई, तो इतने के लिए कितनी आएगी, तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब की निकाल लीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1000 के चला गया, इसके डिवाइड में चला गया यहाँ पे, तो वही बात होगी 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 लीटर्स, ठीक है, इंटू में नीचे 1000 हो गया, यूनिटरी मेथड चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फॉर 1.12 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितने मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास, तो दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.7, सॉरी 22.4, माई मिस्टेक, इंटू 1000, ठीक है, एंड साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाली वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका लगभग आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻12, यानी अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने जैसे कि मैंने कहा कि पहले 4 ऑप्शंस को देख लें, फिर आप ये देखें, क्योंकि देखिए ये पॉइंट के बाद इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो आपको कौन सी वैल्यू पे अप्रॉक्सीमेट करना है, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए अब यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इनके ऑर्डर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सो यू कैन ईजीली अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ईजीली आप डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आप अप्रॉक्सीमेट करके चल सकते हैं, या फिर पूरा आप यहाँ तक डेसिमल के बाद के नंबर्स को भी आप छोड़ सकते हैं, तब भी आपका लगभग ऑर्डर जो है वो यही आ जाएगा या इसके पास आ जाएगा। तो क्योंकि आपको जब भी 4 ऑप्शंस को सॉल्व करना होता है तो मेन हमें दिक्कत यही आती है कि हम कितने हद तक अप्रॉक्सीमेट करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे उतना ही आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 5th क्वेश्चन, ठीक है। सो द वेट ऑफ NaCl डिकम्पोज्ड बाय 4.9 grams of H2SO4 if 6 grams of sodium hydrogen sulfate and 1.825 grams of HCl were produced in the reaction। अब देखिए एक्चुअल में है क्या कि हमें एक रिएक्शन को बताया जा रहा है जिसमें NaCl को डिकम्पोज कराया है, किसके साथ, आपने रिएक्शन कराई है H2SO4 के साथ, ठीक है। उसमें आपको क्या मिल रहा है, जो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आपको मिल रहा है, एक तो मिल रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, और दूसरा आपको इसके साथ यहाँ पर मिल रहा है HCl। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो बैलेंसिंग देख लीजिए कि बैलेंसिंग आपका है दोनों तरफ, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि केमिकल रिएक्शन में द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये आपके दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के, किसके इक्वल होगा, टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, देखिए अब आपको द वेट ऑफ NaCl डिकम्पोज्ड बाय दिस इतना ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब NaCl का हमें मास निकालना है, हमें नहीं पता, हमने x मान लिया, ठीक है। H2SO4 कितना दे रखा है, 4.9 ग्राम दे रखा है, ठीक है, किसकी इक्वल हो गया, NaHSO4
जो है वो 6 ग्राम दे रखा है और HCl जो है वो 1.825 दे रखा है। तो अब आपको पता है आपको क्या करना है। x निकालने के लिए आपको 6 और इसको ऐड कर लेना है, 6 और 1, ये बन गया 7.825 ग्राम्स। इसमें से आपको कितना है ये 4.9 ग्राम्स माइनस कर देना है। तो आपको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करके जो है x माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.925 ग्राम्स। तो ये किस चीज़ का आपको मिला, ये आपको जो है ये आपको वेट मिल चुका है NaCl का। सो 2.925, सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे ही 6th क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं, द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट। टेम्परेचर इनमें से किसको अफेक्ट नहीं करता, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। अब इसके लिए हमें एक एक करके जानना पड़ेगा कि मोलैलिटी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मोलैलिटी और मोलैरिटी। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या फ़र्क होता है। देखिए दोनों में, अब दोनों देखिए स्टार्ट होते हैं MOL से, तो दोनों के ही फॉर्मूले में ऊपर नंबर ऑफ़ मोल्स आता है, दोनों के ही फॉर्मूले में ऊपर नंबर ऑफ़ मोल्स आता है। ठीक है, जिसकी मोलैरिटी आप निकाल रहे हैं, मोलैलिटी निकाल रहे हैं, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स उस सॉल्यूट के ऊपर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किस में आएगा, ये मोलैरिटी में आता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि मोलैरिटी में R आता है तो इसीलिए ऊपर इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स आएगा। R आने की वजह से, R का मतलब ही है कि नीचे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर तो मैंने मोलैलिटी लिखा है, मोलैलिटी में क्या आएगा। अब क्योंकि मोलैलिटी में R नहीं आ रहा तो यहाँ पे मास लेंगे आप, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, कि 1 kg में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स आते हैं आपके सॉल्यूट के, उसको उसका मोलैलिटी बोला जाता है। और अगर नंबर ऑफ़ मोल्स आप 1 लीटर सॉल्यूशन में देखें तो उसको मोलैरिटी कहा जाता है। तो ये डिफरेंस होता है आपका मोलैलिटी और मोलैरिटी में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी में भी जो है आपका R आ रहा है ना, तो नॉर्मेलिटी में भी ऊपर क्या होता है, ऊपर तो हम नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं, ऊपर क्या लेते हैं हम, नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स का फिर फार्मूला होता है, वो फर्दर निकालते हैं हम। बट मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वी आर नॉट एक्चुअली सॉल्विंग दिस, हमने तो बस इफ़ेक्ट बताना है टेम्परेचर का, तो उतना ही बताऊँगा आपको। नीचे क्योंकि इसमें भी नॉर्मेलिटी में R आ रहा है तो इसमें भी नीचे वॉल्यूम आता है सॉल्यूशन का लीटर में। ठीक है, और जो आपका फॉर्मेलिटी होता है, फॉर्मेलिटी भी एक तरह का ये आपके मोलैरिटी की ही टाइप होती है फॉर्मेलिटी भी। अब फॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे तो देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह से निकलते हैं, आप गिवन मास लेते हैं डिवाइडेड बाय द मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पर आप मतलब इसका नीचे आप मॉलिक्यूलर मास लेकर चलते हैं ना, उसका ग्राम इक्विवेलेंट आप लेते हैं जिसको मोलर मास बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका देखिए फार्मूला मास आता है। ठीक है, मतलब एक तरह से आपने यहाँ पर फॉर्मेलिटी बेसिकली हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं, निकलता है थोड़ा थोड़ा आपका मोलैरिटी की तरह से ही है। तो इसमें भी ऊपर आपका नंबर ऑफ़ मोल्स ही आते हैं। ठीक है, और नीचे जो है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, वो भी लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए इन तीनों में नीचे क्या आ रहा है, इन तीनों में नीचे वॉल्यूम आता है। अब देखिए वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, आपको पता है। जैसे आप सॉलिड से गैस में जाते हैं ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से स्टेट्स चेंज होती हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका मास चेंज नहीं होता, मास तो सेम रहेगा, उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में, तो उनकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज होता है, और वॉल्यूम के चेंज होने से आपका मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, ये तीनों चीज़ें चेंज होती हैं। क्या चीज़ नहीं चेंज होती है, जो कि है मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी में नीचे जो है मास आता है और मास इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर द 6th क्वेश्चन इज मोलैलिटी। देन सो नाउ कम्स द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड
is CH2O, its molecular weight is 180, the molecular formula of the compound is। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि इम्पेरिकल फार्मूला जो है आपका वो कंपाउंड का दे रखा है CH2O, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है हमें CH2O और इसका मॉलिकुलर वेट है, मॉलिकुलर वेट मीन्स आपका जो मॉलिकुलर मास बोल सकते हो आप एक तरह से, वो 180 दे रखा है, ठीक है। सो द मॉलिकुलर फार्मूला, अब मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए देखिए मॉलिकुलर वेट आपने यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से नहीं दे रखा तो हम पहले इसका इम्पेरिकल मास निकाल लेते हैं। तो इम्पेरिकल मास कहाँ से निकलता है? इम्पेरिकल मास निकालने के लिए आप इम्पेरिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं। ये क्या है? ये आपका इम्पेरिकल फार्मूला है, इट इज़ योर एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला से आपने क्या निकाल लिया? आपने इम्पेरिकल मास निकाल लिया। कार्बन की जगह रखिए 12, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह रखा आपने 1, ठीक है। और ऑक्सीजन की जगह आपने रखा 16। कितना बना? 16, 2 1 2, 18 हो गया, 18 2 20 और 10 30, तो ये 30 आ गया, ठीक है। और हमें जो है आपका मॉलिक्यूलर मास वो 180 दे रखा है। बस अब हमें क्या करना है? हमें इम्पेरिकल मास मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप जो है आप एक फार्मूला आपने याद रखना है, दैट मॉलिक्यूलर मास इज़ इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इम्पेरिकल मास, ठीक है। इम्पेरिकल मास का n टाइम्स जो होता है आपका वो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा 180 है, तो किसकी इक्वल है? दैट इज़ योर 30 इंटू 30 रख दिया इंटू n है ना, और इम्पेरिकल मास की वैल्यू 30 है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से देखिए n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 डिवाइडेड बाय 30। तो देखिए 0 से 0 कैंसल, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। तो n की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 6 आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आपको इम्पेरिकल फार्मूला दिया हो तो इम्पेरिकल फार्मूला से आपने क्या बनाना है? इम्पेरिकल फार्मूला से आपने अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो आप क्या कर दीजिए? इम्पेरिकल फार्मूला को आप n टाइम्स, अगर यहाँ पे n लगा देते हैं आप, तो आपका क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मुझे ये देखिए इम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, मुझे बाहर लगा देना है क्या? n कितना है? 6। तो देखिए C 6 टाइम्स हो गया तो C6, H जो है 2 और 6 6 2 12 हो गया तो H12, ठीक है। O अगेन 6 है तो O6, तो C6 H12 O6। सो दिस इज आर molecular formula of the compound, that is your C option।